हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हम इस चैनल पर सामान्य विज्ञान को लेकर चर्चा कर रहे थे और उसी कड़ी में हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, साउंड, जो मैंने आप लोगों को बताया था। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि वो हर एग्ज़ाम के अपना एक बेहतरीन रोल रखता है। और उसी टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। ध्वनि के बारे में कुछ बातें जानने से पहले हमने वहाँ पे कुछ तरंगों के बारे में जाना था कि वेव्स क्या होती हैं, कितने प्रकार से माध्यम के आधार पे होती हैं, कंपन के आधार पे कितने प्रकार से हो रही थी, नेक्स्ट ऊर्जा के संचरण के आधार पे किस प्रकार से हो रही थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हमने पहले कहा था आप लोगों से कि हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्टली पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम एक नेक्स्ट बात पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई तरंगों के कुछ घटक, तरंगों के घटक, कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं वेव के, कि तरंग के घटक के कुछ डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है हमें ध्वनि पढ़ने से पहले। कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है, आवर्ती क्या होता है, आयाम क्या होती है, ये सभी बातें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसी बातों को समझ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे नंबर एक आप लोगों को जैसे दिख रहा है तरंग धैर्य। तरंग धैर्य जैसे किससे प्रेजेंट करते हैं भाई? लैम्बडा से। ये सिंबल दिख रहा है दोस्तों, ये किसका सिंबल है? लैम्बडा का। तरंग धैर्य क्या होती है? दो क्रमागत सरंग व गरत। क्या लिखा हुआ है? दो क्रमागत सरंग व गरत के बीच की दूरी। दो क्रमागत सरंग व गरत के बीच की दूरी। याद कीजिए लास्ट वीडियो की बातें। तो मैंने कहा था माध्य स्थिति बीच वाली ये थी, हमने रस्सी को झटका लगाया था, तो कभी रस्सी ऊपर जाती, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे ऐसे जा रही थी। तो ऊपर जो बन रहे थे, तो याद हो तो क्या बन रहे थे? सरंग बन रहे थे। और नीचे क्या बन रहे थे दोस्तों? गर्त बन रहे थे। ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पे वर्ड समझिएगा, क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। दो क्रमागत सरंग ले लो या गरत ले लो, उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। तो मैं सरंग लूँ तो यहाँ से मैक्सिमम स्टार्ट सरंग, यहाँ पे खत्म। दो क्रमागत, एक सरंग ये, एक सरंग ये, इनके बीच की ये जो दूरी कहलाएगी, ये दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य कहलाएगी, लैम्बडा कहलाएगी। बात क्लियर? यदि गरत लूँ तो गरत ये रहा है, यहाँ से रहा दो क्रमागत गरतों के बीच की दूरी, तो ये दूरी भी क्या कहलाएगी? लैम्बडा, तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। तो तरंग दैर्घ्य की आसान सी डेफिनेशन हुई, दो क्रमागत सरंग ले लो या दो क्रमागत गरत ले लो, उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य। अब याद हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है मात्रक। देखो मैंने पहले भी कहा था हम चीज को कॉन्सेप्टली पढ़ रहे हैं, ये नहीं तरंग दैर्घ्य की डेफिनेशन बताई और काम चल गया, नहीं। तरंग दैर्घ्य का मात्रक भी पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो तरंग दैर्घ्य याद कीजिए, दो क्रमागत सरंग और गरत के बीच की दूरी, और दूरी किस में मापी जाती है? मीटर में। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या हो गया भाई? मीटर। बताओ कितना आसान सी बात थी, हमें याद ही नहीं रहती तरंग दैर्घ्य का मतलब। कॉन्सेप्ट समझिए, तरंग दैर्घ्य की परिभाषा क्या है? दो क्रमागत सरंग व गरत के बीच की दूरी, और डिस्टेंस किसमें मापी जाती है? मीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर। क्लियर बात तरंग दैर्घ्य की। नेक्स्ट बात करते हैं आयाम को लेके, कि आयाम क्या होता है। आयाम को प्रेजेंट करते हैं हम दोस्तों ए से। किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? ए से। माध्य स्थिति, माध्य मेन पोजीशन, बीच वाली जो स्थिति, इसकी बात कर रहा है कि माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम। मतलब ये माध्य स्थिति थी, इससे रस्सी हमने जो झटका लगाया, या तो मैक्सिमम ऊपर इतनी ऐसे घूम रही होती है, तो कह रहा है इस स्थिति से अधिकतम विस्थापन ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, ये अधिकतम विस्थापन जितना है, यदि ऊपर 2 मीटर गई है और नीचे 3, तो अधिकतम कितना है भाई? माध्य स्थिति से विस्थापन 3, तो अधिकतम विस्थापन 3 है। तो इस केस में हम आयाम कितना बता रहे होते थे? 3। कितना बता रहे होते थे? मतलब माध्य स्थिति से बीच वाली जो माध्य स्थिति है दोस्तों, इससे वे ऊपर कितनी जा रही है, नीचे कितनी जा रही है, हम ऐसे ऊपर भी जा रही होती है, नीचे भी जा रही होती है। इस तरह हमने रस्सी में समझा था, एक बार हमने झटका लगाया, कभी ऊपर गई, कभी नीचे गई, कभी ऊपर। तो ये ऊपर की डिस्टेंस 2 गई हुई है मान लो, और नीचे रस्सी 3 मीटर गई हुई है, तो सवाल आना चाहिए कि सर 2 को माने या 3 को। तो परिभाषा पढ़िए, विस्थापन तो हो रहा है इस स्थिति से, रस्सी ऊपर गई है तो भी, नीचे गई है तो भी।
पर वो विस्थापन कौन सा इंक्लूड होगा, अधिकतम मैक्सिमम लेंथ का। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी थी, 3। तो इसका मतलब उस केस में विस्थापन कितना कहलाता, आयाम कितना कहलाता भाई, 3 मीटर कहलाता ना। तो माध्य मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन, जैसे ये अधिकतम विस्थापन हुआ, ये भी क्या कहलाएगा, आयाम। ये नीचे विस्थापन हुआ है तो ये भी क्या कहलाएगा, आयाम। अधिकतम होना चाहिए विस्थापन, वो क्या कहलाता है, आयाम। तो बताओ विस्थापन हुआ है और विस्थापन भी किस दूरी, तो विस्थापन एक तरीके की, और विस्थापन भी किस में मापा जाता है भाई, मीटर में। तो विस्थापन भी मीटर में मापा जाता है, तो आयाम का मात्रक भी क्या हो गया दोस्तों, मीटर। आयाम का मात्रक भी क्या हो गया, मीटर। तो दो मात्रक डिस्कस किए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। तरंग दैर्घ्य का मात्रक भी मीटर, क्यों, तरंग दैर्घ्य की डेफिनेशन में था बीच की दूरी, दूरी किस में मापी जाती, मीटर में। तो इसका आयाम भी क्या हो, मात्रक भी क्या होना था, मीटर। आयाम की बात करूं तो अधिकतम विस्थापन, और विस्थापन भी एक प्रकार की डिस्टेंस ही तो है। तो डिस्टेंस है तो दूरी है वो भी, और दूरी किस में मापी जाती है दोस्तों, फिर से मीटर में। तो मात्रक इस आयाम का मात्रक भी क्या हो गया, मीटर। दोनों मात्रक आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करता हूँ, आवर्तकाल, टाइम पीरियड की। आवर्तकाल की बात कर रहा हूँ। आवर्तकाल क्या कर रहा है, एक चक्कर में लिया गया समय। एक चक्कर क्या होता है दोस्तों, देखो ये एक रस्सी थी, एक बार सुरंग बनना, एक बार गर्त बनना, यहां तक एक चक्कर होगा। तुम सोचोगे यहां तक पूरा चक्कर नहीं है, यहां तक आधा चक्कर है। यहां से मान लीजिए तरंग उठी, एक बार ऊपर गई, एक बार नीचे, मतलब एक बार सुरंग बना, एक बार गर्त बना, और यहाँ जाके खत्म है। फिर से यहाँ से नेक्स्ट चक्कर स्टार्ट होगा, और यहाँ जाके दूसरा चक्कर खत्म होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरंग को आने में कितना समय लगा है, वही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आवर्त क्या कहलाता है, एक चक्कर में लिया गया समय। और एक चक्कर, मैंने कहा कि आप इतना मत मानना कि यहाँ से एक चक्कर हो गया। एक चक्कर कंप्लीट, एक बार सुरंग बनेगा, एक बार गर्त बनेगा, तब जाके एक चक्कर कंप्लीट होगा। तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। उस समय किस में मापा जाता है दोस्तों, सेकंड में। तो बताइए इसका मात्रक क्या होगा, सेकंड। क्या होगा भाई, सेकंड। आसान सी बातें समझ में आ रही है ना मात्रक की। पकड़ो बातों को, कह रहा है लिया गया समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका आवर्तकाल का मात्रक भी क्या होगा भाई आप लोगों का, सेकंड। ठीक है, क्लियर बात। आइए नेक्स्ट पे, आवर्ती को लेके। आवर्ती की डेफिनेशन में हमने देखा यहाँ पे तो क्या था, एक चक्कर में लिया गया समय। कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट आवर्ती और आवर्तकाल को लेके। आवर्तकाल तो क्या था, एक चक्कर में लिया गया समय। आवर्तकाल क्या था, एक चक्कर में लिया गया समय। जबकि आवर्ती को पढ़िए, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कंपनों की संख्या। और वैसे ही मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, जैसे लाइट चैप्टर में हमने बात की थी, तो या फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी बात की थी, दोनों ही चैप्टर में हमने बात की थी। हमने बात क्या की थी दोस्तों, कि हमने कहा था कि आपके बल्ब जब लेके आए तो सिर्फ 50 हर्ट्ज से लिखा होता है। और इसका मतलब ये तो बात पक्का होगी थी, आवर्ती का मात्रक क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है। क्लियर बात है ना, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज हम डिस्कस कर चुके थे। साथ में हमने कहा था कि 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, एक सेकंड में बल्ब कितनी बार ऑन ऑफ की प्रोसेस कर चुका होता है, 50 बार। तो यही तो बात यहाँ पे लिखी गई कि एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर चुका है वो, तो बल्ब कितनी बार कर चुका होता है, 50 बार। अब यहाँ पे भी ये कह रहा है, तो उस केस में बल्ब के लिए आवर्ती कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। तो एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है, 50 बार। तो आवर्ती तो बहुत आसान सी परिभाषा है कि एक सेकंड में कंपनों की संख्या, कि एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। जैसे बल्ब में कितने हो रहे होते हैं हमारे, 50 हर्ट्ज लिखा हो तो 50 कंपन हो रहे होते हैं। इसलिए देखिए साथ में मैंने लिखा आवर्ती व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्बडा क्या था, तरंग धैर्य। क्या था भाई, तरंग धैर्य। कि आवर्ती तरंग धैर्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और याद हो तो प्रकाश वाले चैप्टर में हमने कहा था, लाल रंग की तरंग धैर्य अधिक थी तो आवर्ती क्या कर रहा था, मैं कम कर रहा था। बैंगनी रंग की यदि मैंने आवर्ती ज्यादा बताई थी तो तरंग धैर्य क्या बताई थी, कम बताई थी। याद हो तो प्रकाश वाले चैप्टर में हमने कहा था, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक तो आवर्ती कम, बैंगनी की आवर्ती अधिक तो तरंग दैर्घ्य कम। मतलब एक दूसरे के अपोजिट केस कर रहा था। जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक थी आवर्ती कम थी, आवर्ती अधिक थी तरंग दैर्घ्य कम थी। इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। और यही तो बात लिखी है मैंने यहाँ पे भी, कि जो एन का मतलब क्या था भाई, आपकी आवर्ती की आवर्ती
तरंग दैर्घ्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टे होते हैं। यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब तरंग दैर्घ्य अधिक होगी तो आवर्ती कम होगी, तरंग दैर्घ्य कम होगी तो आवर्ती क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। और ये मैंने कहा स्टार्ट वाले ही वीडियो में, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी इस क्लास को, तो वहाँ पे हमने बताया था, लाइट चैप्टर से स्टार्ट किया था यहाँ पे हमने सामान्य विज्ञान को, तो उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था, जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है आवर्ती उसकी क्या होती है, कम। आवर्ती अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम। आवर्ती ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य कम। एक दूसरे के क्या थे भाई, ये अपोजिट थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने क्या जाना कि आवर्ती तरंग दैर्घ्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टी होती है। तो जब इन्हें मैंने इस समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक के रूप में क्या लगा लिया, सी, जहाँ सी क्या है भाई, प्रकाश का वेग। सी क्या है भाई, प्रकाश का वेग। अब बात आती है आवर्ती का मात्रक, हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्या होता है, हर्ट्ज से होता है। क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज से होता है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। फिर से सभी की एक बार हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। तरंग दैर्घ्य दो क्रमागत सरंग व ग्रत के बीच की दूरी, या तो सरंग के बीच की दूरी ले लो या ग्रत के बीच की दूरी ले लो, ये क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य कहलाएगी दोस्तों। नेक्स्ट आयाम की बात करूं कि मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन, ये माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, चाहे ऊपर हुआ हो चाहे नीचे हुआ, चाहे सरंग में हुआ हो चाहे ग्रत में हुआ हो, अधिकतम विस्थापन हो गया, वो उसका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। भाई विस्थापन भी एक दूरी है एक प्रकार की, तो इसका मात्रक भी क्या हो गया, मीटर हो गया। और यहाँ पे तो वैसे बीच की दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक भी क्या हो गया, मीटर हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा आवर्तकाल, टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड बड़ा आसान सा था कि एक चक्कर में लिया गया समय, कि ये जो एक सरंग और एक ग्रत बना है, पूरा कंप्लीट चक्कर बना है, इसमें कितना टाइम लगा है, ये उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में, इसलिए आवर्तकाल का मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। नेक्स्ट थी आवर्ती। आवर्ती के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया कि एक सेकंड में कंपनों की संख्या, कि एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, वो क्या कहलाती है आप लोगों की दोस्तों, आवर्ती। और आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज। जैसे मैंने कहा था बल्लभ पे लिखा होता है 50 हर्ट्ज, इसका मतलब वो आवर्ती भी बता रहा है कि 50 बार एक सेकंड में कंपन कर चुका होता है। और भाई आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। इसका और साथ ही हमने ये बात इंपॉर्टेंट जानी कि आवर्ती और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। आवर्ती तरंग दैर्घ्य के क्या होती है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टी होती है। इसका जनरलाइज मैंने बात करके बताई, जब हमने प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, लाल रंग की आवर्ती तरंग दैर्घ्य अधिक बता रहा था, तो आवर्ती को क्या बता रहा था, कम। बैंगनी की आवर्ती अधिक बता रहा था, तरंग दैर्घ्य क्या बता रहा था मैं, कम। मतलब वहाँ पे भी मैंने ये बात बताई थी कि तरंग दैर्घ्य जिसकी अधिक होगी आवर्ती उसकी कम होगी, जिसकी आवर्ती अधिक होगी तरंग दैर्घ्य उसकी कम होगी। तो यही बात मैंने लिखी कि जिस आवर्ती व्युत्क्रमानुपाती तरंग दैर्घ्य, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए मैंने एक नियतांक क्या लगाया, सी दोस्तों, जिससे क्या कहते हैं, प्रकाश। सी क्या है यहाँ पे, प्रकाश का वेग है दोस्तों। क्या है, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कैसे होता है, कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो भाई प्रकाश का वेग याद रखिए कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश वाले चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था। एक न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल इस पे करते हैं, सवाल बहुत अच्छा था। लिखा हुआ 300 नैनोमीटर की एक तरंग दैर्घ्य वाली, कितने नैनोमीटर की बता रहा है, 300 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य वाली तरंग की क्या ज्ञात करो, आवर्ती। आवर्ती का फॉर्मूला क्या था, n = c/λ। भाई c तो प्रकाश का वेग था, फिक्स कर दीजिए 3 × 10⁸। ठीक है, तरंग दैर्घ्य कितनी बता रखा है, 300 नैनोमीटर। और 300 नैनोमीटर याद रखो, और 1 नैनोमीटर में भाई, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर। तो भाई 10⁻⁻9 मीटर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो 3 × 10⁸ तो चल ही रहा है। यहाँ देखो 300 को क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, 3 × 100 और 10⁻�9। ठीक है, 3 से 3 क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। ये 10 की पावर कितनी हो चुकी है, 2 दोस्तों, 10 की पावर 2। ऊपर कितनी है, 8, तो भाई 2 कैंसिल होगी, तो ऊपर कितनी बची, 10 की पावर 6।
और नीचे 10 की पावर -9। यदि इन पावर माइनस के ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे भाई, प्लस में। तो ऊपर गई तो 10 की पावर 6 गुणा 10 की पावर 9। आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 9 और 6 हो गया 10 की पावर 15। तो उसकी आवर्ती कितनी है, 10 की घात 15। समझ पाए, बहुत आसान सा एग्जाम्पल था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप लोग। और दोस्तों ये फिजिक्स चल रही, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर मेरा दावा है यदि आप लोग इसको कॉन्सेप्टली समझोगे, हर चीज़ को आप हर वीडियो को स्टार्ट से देख रहे होगे, पूरा वीडियो देख रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको सोल्व नहीं हो रहा होगा, या आप लोगों का अटेम्प्ट नहीं होगा। किसी भी आप लोगों को मॉडल पेपर उठा लीजिए या विविध वर्ष में आए हुए क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, सभी सवाल मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।